नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आर द विजन चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हृदय के अंत गहराई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। तो चलिए आज दोस्तों हम आपको वही समास के आगे हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने एक समास पढ़ा था जिसका नाम क्या था, कर्मधारय समास। ठीक है, अब आज हम लोग एक समास और लेकर आएंगे जिसका नाम क्या हो जाता है, एक समास होता है जिसका नाम क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक, नाम क्या होता है, द्विगु समास होता है। अब भैया देखिए द्विगु, यहाँ द्विगु शब्द का अर्थ ही क्या होता है भैया, यह ध्यान रखिए, द्विगु शब्द का अर्थ क्या होता है, संख्या। तो जब हम इस द्विगु समास की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस समास का उत्तर पद, ठीक, उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, इस समास का उत्तर पद क्या होता है भैया, प्रधान होता है। लेकिन जो प्रथम पद होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रथम पद संख्यावाची होता है। ठीक, प्रथम पद संख्यावाची होने के साथ साथ वह क्या हो जाता है, अप्रधान होता है। प्रथम पद संख्यावाची होने के साथ साथ अप्रधान होता है। और जब हम अप्रधान होता है और जब दोनों पदों को मिलाया जाता है, दोनों पदों को मिलाने पर समूह या समाहार का बोध होता है, समूह या समाहार का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसी को हम क्या कह देते हैं भैया, द्विगु समास कह देते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। देखिए जब द्विगु समास होता है, द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वह प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों को अगर हम मिला देते हैं, समूह या समाहार का बोध होता है, या समुच्चय जिसे कहते हैं, अगर आप समुच्चय कहते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समूह या समाहार का जब बोध होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष द्विगु समास कह देते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक पद लिखा जाए, कहा जाए सतसई, क्या लिखा जाए, सतसई। सतसई में कौन सा समास होगा, सतसई की अगर हम बात करते हैं, सतसई का एक समास होता है जहां पे कहा जाता है 700 वर्षों का समूह होता है। ठीक, 700 वर्षों का एक समूह होता है। ठीक, चाहे वर्षों कह दीजिए चाहे आप दोहे कह दीजिए, तो दोनों का क्या हो जाता है, सतसई हो जाता है। और जब आपसे कह दिया जाता है मित्र शताब्दी कहा जाता है, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का एक समूह जाता है, 100 वर्षों का क्या हो जाता है, एक समूह जाता है। जब 100 वर्षों का समूह का बोध करवाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, शताब्दी कहेंगे। और अगर यहाँ 100 अकेले लिख दिया जाएगा तो 100 अकेले क्या हो जाएगा, 100 जब कहा जाएगा तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, कर्मधारय समास पढ़ा था, तो वह कर्मधारय समास में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 100 वर्षों का समूह, तो 100 वर्षों का समूह भैया क्या हो जाएगा, शताब्दी कहलाएगी। तो शताब्दी शब्द में कौन सा समास हो जाता है, कौन सा समास होता है, द्विगु समास हो जाता है। इसी तरह से अगर आपसे देखिए, अगर हमने यहाँ पे कहा एक शब्द हमने कहा, एक आपसे कहा कि चौपाया, चौपाया में कौन समास होता है, चौपाया मतलब 4 पांव वाला होता है। तो चौपाया मतलब क्या हो जाएगा, 4 पांव की बात होती है तो कौन सा समास आ जाता है, द्विगु समास आ जाता है। लेकिन अगर मान लो कि चौपाया शब्द लिखा रहे और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, वहां पर द्विगु समास ऑप्शन में ना हो, वहां पे ऑप्शन में अगर कहीं आपको बहुव्रीहि समास दिखाई देता है तो आप बहुव्रीहि समास बताएंगे। ठीक, अब देखिए कि चौपाया हो गया, जिससे अगर आपसे कह दिया जाए चौराहा, चौराहा में भी कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास। अगर आपसे कहा जाए दुसूती, दुसूती में क्या हो, 2 सूतों वाली। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाता है दुपट्टा, दुपट्टा में भी कौन समास होता है, ये द्विगु समास हो जाता है। जैसे अगर आपसे कह दिया दोपहर, दोपहर कह दिया जाए तो इसमें दोपहर का समूह बन जाता है। जब दोपहर का समूह बनेगा तब वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाता है एक शब्द कहा जाए दुधारी, क्या लिखा जाए, दुधारी लिखा जाए। दुधारी मतलब क्या होता है, 2 धारों वाली हो जाता है। 2 धारों वाली का मतलब क्या हो जाता है, वहां पर कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। ठीक, क्लियर है। अब अगर आपसे कह दिया जाए पसेरी, एक शब्द आपको सामने लिखा जाए पसेरी, पसेरी मतलब क्या हो जाता है, जहां 5 शेर का 5 किलो का जब समूह होता है, मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पसेरी कहते हैं। पसेरी मतलब क्या हो गया, 5 किलो का समूह हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 किलो का समूह हो जाता है। जब 5 किलो का समूह हो जाता है तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है, कौन सा समास होता है, द्विगु समास। इसी तरीके जैसे अगर आपसे कह दिया जाए पंचहत्थड़,
पंचहत्तर में कौन समास होगा? और अगर आपसे कहा जाए पंचवटी, पंचवटी में कौन समास होगा? ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समास कौन सा होगा? तो इन सारे पदों में समास कौन सा होगा? द्विगु समास। क्यों? पंचहत्तर का मतलब यह होता है 5 हाथ का समूह हो जाता है। ठीक। और अगर आपसे कहा जाए पंचवटी मतलब 5 पेड़ों की वाटिका हो गई, और अष्टाध्यायी मतलब क्या हो गया? 8 अध्यायों का समूह हो गया। तो मित्र इस तरह से जब इस तरह के संख्या प्रथम पद में अगर आपको संख्या मिल जाती है, प्रथम पद में अगर आपको संख्या मिल जाती है, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। वहां पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। बात क्लियर हो गई इतनी? जब पहले ही पद में आपको क्या दिखाई दे जाए? संख्या दिखाई दे जाए, तब वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास होगा भैया? द्विगु समास हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको यार द्विगु समास की हमने एक परिभाषा के सहित कुछ उदाहरण के साथ हमने आपको दिया। अब इसी के बाद जैसे समास हमारा खत्म होगा, उसी के बाद हम आपके सामने प्रैक्टिस लेके आएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको बताएंगे ताकि आपको वहां पे पहचान हो कि कैसे कहाँ क्या पकड़ना है। ठीक है। अब इस द्विगु समास के बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो हमें एक मिलता है, क्या मिलता है? द्वंद्व समास मिलता है। क्या मिलता है? द्वंद्व समास मिलता है। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं? अगर आपसे कहा जाता है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया भैया कि द्वंद्व। क्या आया है? द्वंद्व आया। ठीक। अब इस द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। क्या हो जाती है? प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक। अब आप लोगों के मन में यहाँ आई बात तो जरूर होगी कि जहाँ योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, वहां पर कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास होता है। लेकिन यह आपका मानना बहुत ही गलत है, बहुत ही निरर्थक है। ठीक। यह आपका मानना क्या है? बहुत गलत है, बहुत ही निरर्थक है कि योजक चिन्ह लगने से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। कोई जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह लगने से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक। अब जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, किसकी? इसके परिभाषा की अगर हम बात करते हैं और इसके परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा क्या हो जाती है यह भी आप ध्यान रखिएगा। कहा जाता है इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। विग्रह करने के पश्चात योजक चिन्ह के स्थान पर और एवं अथवा तथा किंतु और एवं अथवा शब्द की क्या हो जाती है? और एवं अथवा शब्द की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक। जब और एवं अथवा शब्द की प्राप्ति होती है, तब वहां पे कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। ठीक। अब इतने से ही बात चलने वाली नहीं है। जैसे अगर आपसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे अगर आपके सामने एक शब्द लिखा जाता है सागपात, सागपात में कौन सा समास हो जाता है? साग अलग होता है, पात अलग होता है, दोनों में क्या हो जाए? द्वंद्वता होती है। ठीक। द्वंद्वता होती है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सेठ साहूकार, क्या कहा जाए? सेठ साहूकार कहा जाए। सेठ साहूकार में कौन समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? दोनों पद एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है। जब दोनों पद क्या हो जाएंगे, यह भी आप ध्यान रखिए। द्वंद्व समास में जब दोनों पद क्या हो जाएंगे? दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक। तो वहां कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक। जब वहां एक दूसरे के क्या हो जाए? विपरीत हो, तब वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास हो जाता है। बात क्लियर है? क्लियर है ना इतनी? अब जब बात इतनी क्लियर है, तो यहाँ पे यह क्या विपरीत होने की दशा यहाँ पर आ रही है। सेठ साहूकार दोनों विपरीत हैं। अब हमने कहा कि अगर हम आपके सामने लिख देते हैं नून तेल, क्या लिख देते हैं? नून तेल। नून तेल में कौन सा समास होता है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तब भी वहां पे कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक। अब अगर आपसे इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जलवायु, जलवायु में कौन सा समास हो जाएगा?
तो जल और वायु दोनों अलग अलग हैं, विपरीत है, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे ये कह दिया जाए, एक शब्द कहा जाए नर नारी, नर नारी में कौन सा समास होगा? अगर आपसे कहा जाए लीपा पोती, लीपा पोती में कौन सा समास होगा? ठीक, लीपा पोती में कौन सा समास हो जाएगा? अगर आपसे कहा जाए पति और पत्नी कहा जाए, पति और पत्नी कहा जाए, पति और पत्नी में कौन समास हो जाएगा? तो यही सारा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए दूध रोटी, क्या कहा जाए? दूध रोटी कहा जाए। और अगर आपसे कहा जाए दाल भात कहा जाए, ठीक। और अगर आपसे यह कह दिया जाए हाथ पांव, हाथ पांव, ठीक, हाथ पांव में कहा जाए और कह दिया जाए आहार निंद्रा, आहार निंद्रा, इन सब में कौन सा समास हो जाता है? इन सब में कौन सा समास होता है मित्र? द्वंद्व समास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है? समाहार द्वंद्व हो जाता है। यह सब क्या होते हैं? समाहार हो जाते हैं। ठीक। और अगर आपसे कह दिया जाता है माता पिता, माता पिता कहा जाए, और अगर आपसे कहा जाए भाई बहन, भाई बहन कहा जाए, चाचा चाची कहा जाए, चाचा चाची कहा जाए, तो चाचा चाची यह सब क्या हो जाते हैं? यह विकल्प सूचक द्वंद्व होते हैं। क्या हो जाते हैं? विकल्प सूचक द्वंद्व हो जाते हैं। ठीक। तो यहाँ विकल्प सूचक वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है यार। ठीक। यह इतना क्या कहलाएगा? समाहार द्वंद्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाहार द्वंद्व कहलाएगा। ठीक है। और यही जब विकल्प हो जाता है, यही क्या हो जाता है? एक इतरेतर द्वंद्व बन जाता है। इतरेतर द्वंद्व की हम बात कर देते हैं। तो यह सब क्या कहलाते हैं? यह सब क्या कहलाएंगे? सब क्या बन जाएंगे भैया? द्वंद्व समास बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सब द्वंद्व समास बन जाएंगे। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक की? यहाँ तक की बात क्लियर है हमारी आपकी? अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या चलें? पहले इसी में एक चीज और सुन लीजिएगा। इसी में एक चीज और आपको देखना है। इसमें क्या आपको देखना है यह भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज यह देखना है, जब कुछ संख्यावाची शब्द, ठीक, अगर आपको कहा जाए कुछ संख्यावाची शब्द, क्या कहा जाए? जैसे कहा जाए कुछ संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द क्या हो जाते हैं? शब्द द्वंद्व समास होते हैं। ठीक। कुछ संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है। संख्यावाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। अब संख्यावाची की बात करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 25, क्या लिखा जाए? 25, विग्रह करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक। 5 और 20 हो जाएगा। ठीक। तब जब 5 और 20 कह देंगे तब वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तब वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक। जिससे अगर आपसे कह दिया जाए 68, क्या लिखा जाए? 68, तो इसमें 8 और क्या हो जाएगा? 8 और 60 हो जाएगा। 8 और 60 क्या कहे हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इस तरह से मित्र यह सब क्या बन जाते हैं? द्वंद्व समास बन जाते हैं। ठीक। यह सब क्या बन जाते हैं? द्वंद्व समास बन जाते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? तो यह सब क्या बन जाते हैं? द्वंद्व समास बनते हैं। ठीक। अब हम इस द्वंद्व समास के बाद फिर हम लोग एक अगली जगह पे जाते हैं, जहाँ पे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक। क्या हो जाता है? अगला समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब यह बहुव्रीहि समास क्या होता है? यह अगर आपसे पूछा जाए कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इस समास में कोई पद, मतलब पूर्व उत्तर, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक। कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की क्या करते हैं? प्रधानता दर्शाते हैं। तो उसी को जब तीसरे अर्थ की प्रधानता दर्शाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं?
बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा कि जो यह बहुव्रीहि समास होता है, इन दोनों इस समास में दोनों पद जो होते हैं, पूर्व और उत्तर पद जो होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, कोई पद प्रधान नहीं होता है, या दोनों मिलकर क्या कहते हैं, तीसरे अर्थ की जब प्रधानता का बोध करवाते हैं तब वहां पर क्या हो जाता है, कौन सा हो जाता है, तब वहीं पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक, जैसे अगर आपको सामने हम एक पद लिखते हैं, हम कहते हैं भूमिजा, अगर हम कहते हैं भूमिजा, तो अब यह जो भूमिजा जो शब्द है, इसका जब विग्रह करते हैं तो कहा जाता है भूमि से जन्म लेने वाली, भूमि से जन्म लेने वाली। तो मैं तो देखिए भूमि से जन्म लेने वाले का मतलब अगर हम कहते हैं तो माता सीता का बोध होता है। क्यों? क्योंकि माता सीता तो जमीन से ही, मतलब धरती से ही जन्म ली थी ना, तो उन्हीं का दूसरा नाम क्या हो गया, भूमिजा कहलाया। लेकिन अगर हम आपसे कह दिए यहीं पर एक शब्द लिखे पुष्पधन्वा, क्या लिखा, पुष्पधन्वा लिखा। अब पुष्पधन्वा मतलब क्या, पुष्प की धनुष हो जिसकी, पुष्प की धनुष हो जिसका, तो पुष्पों का किसका धनुष है, पुष्पों का धनुष किसका है, मतलब तीसरा अर्थ क्या दिया, कामदेव को दे दिया था। कामदेव तीसरा अर्थ प्रधान हो गया ना, जब तीसरा अर्थ प्रधान हो जाएगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एक शब्द आप तो बहुत अच्छे जानते होंगे, जलज। जलज मतलब क्या होता है, जल और जा दो शब्द होते हैं, तो जल का अर्थ क्या होता है, पानी, अर्थात जल पानी, और जा का अर्थ क्या होता है, जल में उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला, जल से जल में जन्म लेने वाला। ठीक, जब जल में जन्म लेने वाले की हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। अब इसका अर्थ किससे लगाया गया भैया, इसका अर्थ किससे लगाया गया, कमल से लगाया गया। क्या जरूरी है कि जलज मतलब जल में केवल और केवल कमल ही उत्पन्न होता हो, बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक हमने इसका अर्थ किससे लगाया, कमल से लगाया। तो जब विशेष अर्थ की प्राप्ति होगी या तीसरे अर्थ की जब प्राप्ति होगी तब वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरीके जैसे अगर आपको सामने कह दिया जाए नीरज, नीरज में कौन सा समास हो जाएगा, नीर मतलब पानी, दा मतलब देने वाला। ठीक, तो नीरज हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए वीणा पाणी, वीणा पाणी में कौन समास हो जाएगा, यही तीसरा अर्थ, वीणा पाणी मतलब मां सरस्वती हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब क्या होता है, मृत्यु को जीतने वाला। ठीक, तो मुझे मृत्यु को जीतने वाला कौन होता है, अर्थात महादेव होते हैं। कौन होता है, महादेव होते हैं। अगर आपसे कहा जाए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की अगर हम बात करते हैं, चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा है जिसके शिखर पर। ठीक, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। तो अब आप हमें बताएंगे चंद्रमा किसके शिखर पर है, किसके जटा पर है, या आप हमें बताएंगे। जब आप हमें यह बताएंगे तो हम बताएंगे आपको किसमें कौन समास होगा। चंद्रमा किसके शिखर पर होती है, भगवान शिव के, किसके, भगवान शिव के शिखर पर होती है। जब भगवान शिव के शिखर पे होती है तो तीसरा अर्थ चंद्रशेखर का तीसरा अर्थ किससे लगाया गया, भगवान शिव लगाया गया। तो जब तीसरा अर्थ मिला शिव तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरह से इसके बहुत सारे पद ऐसे होते हैं कि जो बहुव्रीहि समास के साथ चले आते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पर हम आगे ही करते हैं, कुछ और भी बात कर लेते हैं। जहां पर घात और प्रतिघात की बात होगी, किसकी होगी, जब घात और प्रतिघात की बात होगी, घात और प्रतिघात की बात होगी, बात होती है, तब वहां पर कौन सा समास होता है, घात और प्रतिघात की बात होती है तो वहां पे कौन समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, अब मित्र घात और प्रतिघात की बात समझिएगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए लाठा लाठी, क्या कहा जाए, लाठा लाठी। लाठा लाठी मतलब क्या हो जाए, लाठा लाठी मतलब जब लाठी लाठी चलती है ना, लाठी कभी किए हैं, जब आप लाठी चलाएंगे तब आपको पता चलेगा लाठा लाठी, एक लाठी हम मारेंगे एक लाठी आप हमें मारेंगे। तो यह जो होता है यह लाठा लाठी वाला होता है कांड ना। यह जो कांड हुआ है तो कांड क्या हुआ, लाठा लाठी की बात हुई, घात प्रतिघात की बात हुई। ठीक, और अगर आपसे कहा जाए मुक्का मुक्की, क्या कहा जाए, मुक्का मुक्की कहा जाए, मुक्का मुक्की में कौन सा समास हो जाएगा, यही बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कहा जाए लत्तम जुत्तम, लत्तम जुत्तम कहा जाए
जुत्तम कहा जाए, तो लत्तम जुत्तम में भी कौन सा समास होता है, यही बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ घात और प्रतिघात की बात हो रही, मुक्का मुक्की की बात हो रही है। ठीक, हाथापाही की बात हो रही है। जब हाथापाही, मुक्का मुक्की, लातम लात, लत्तम जुत्तम, ठीक, लाठा लाठी, यह सारी बात कही जाएगी, अर्थात घात प्रतिघात की बात कही जाएगी, तब वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुब्रीहि समास का दो चीज क्लियर। तीसरी बात आपको हम और बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, उसको भी आपको अच्छे ध्यान से सुनना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए, कहा जाता है जिस शब्द से पहले, जब शब्द से पहले सा या सह उपसर्ग लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या लगा होगा, सा या सा उपसर्ग लगा होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए सा परिवार, क्या कहा जाए, सा परिवार, परिवार के साथ क्या लगा है, सा उपसर्ग लगा है, तो इसका जब विग्रह करते हैं परिवार के साथ हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवार के साथ हो जाता है। तो परिवार के साथ तो तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन यह क्या कर रहा है, पूरे समूह का तो बोध करवा रहा है ना। तो मतलब जहाँ पे सब कुछ आ जाएंगे, मतलब छोटा बच्चा भी आ जाएगा, बड़ा बच्चा आ जाए, स्त्री और पुरुष सब आ जाएंगे ना, तब वह क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाए, समूह का बोध करवाता है, इसलिए सा उपसर्ग लग गया है। जैसे अगर हमने कहा सदेह, सदेह मतलब क्या हुआ, देह के साथ हुआ। ठीक, और अगर आपसे कह दिया जाए सहपाठी, सहपाठी की अगर कह देते हैं, सहपाठी में क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। मतलब इन दोनों पदों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इन सारे पदों में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसके अलावा भी आप बात सुनिएगा, जब आपको जैसे कि कामदेव की पर्यायवाची शब्द हो जाए, सरस्वती की हो जाए, ठीक, सरस्वती की हो जाए, दुर्गा की हो जाए, ठीक, भगवान शिव की हो जाए, हनुमान जी की हो जाए, ठीक, इन सब को जब पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द मिले, पर्यायवाची शब्द मिले, तो वहां पे तुरंत आप क्या बताएंगे, जब पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई देगा तो वहां हमेशा क्या होगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें हमने आपको क्लियर किया। अर्थात आज जो हम आपको पढ़ाए तो वहाँ क्या हो गया, बहुब्रीहि समास का क्या हुआ, बहुब्रीहि समास में हमने आपको कई सारे नियम बताए। एक तो जो आप चलित रूप से जानते हैं तीसरा अर्थ देगा वह बताया। उसके अलावा जब हमने घात प्रतिघात की बात की तब भी क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जब शब्द से पहले क्या हो जाएगा, सा या सा उपसर्ग लग जाएगा, तब भी वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक, तो मित्रों इस तरह से क्या हो गया, आज हमने आपको एक समास का जो पाठ हमारा जो चल रहा था उसको हमने आपके सामने कंप्लीटली दे दिया। ठीक, पूरा कर दिया। अब इसके बाद हम लोग जो आएंगे वह क्या, किससे जुड़ेंगे, अभ्यास श्रृंखलाओं से जुड़ेंगे। क्योंकि आज 1 फरवरी हो गई है, अब आपका 18 फरवरी की एग्जाम भी है, 17, 18 2 दिन में एग्जाम है, 2 पालियों में होगा, 2 पालियों में होगा, 17 को भी 2 पाली होगी, 18 को भी 2 पाली होगी। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने आपको जो आप अब तक दिया या तो दिया ही, इसके साथ साथ अब हम आपके सामने एक अभ्यास श्रृंखला लेके आएंगे। ठीक है, जहां पर केवल और केवल हिंदी के प्रश्न होंगे। हिंदी के प्रश्नों के साथ हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। यह अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। थोड़ी सी अगर आप इस हिंदी के साथ मेहनत कर लेंगे तो यह आपको 40 में 40 पूरे के पूरे नंबर दिला सकती है। ठीक, और यह पूरा का पूरा नंबर अगर आप यहाँ से उठा लिए तो समझ लीजिए आगे भी आप कांड कर जाएंगे, अन्यथा फिर गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि गणित है, जीएस है, रीजनिंग है। जीएस तो एक महासंग्राम सागर ही है, आप जानते ही है। उस सागर में कितना डूबेंगे कुछ पता नहीं, उसकी अथाह गहराई, मतलब अनंत गहराइयों के साथ वो चलता है। तो इस तरह दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे हिंदी के साथ तो आप 40 नंबर पा सकते हैं। इसी 40 नंबर को दिलाने के लिए हम आपके सामने लेकर आएंगे क्या, प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आएंगे जिसे क्या कहा जाएगा, अभ्यास प्रश्न पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह आपका समास समाप्त हुआ। इसके बाद फिर हम कल से जब मिलेंगे तो अभ्यास प्रश्न पत्रों के साथ मिलेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।